एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ये हमेशा से मेरे लिए एक माइंड बॉगलिंग टॉपिक रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिमाग के इन्हीं राजों को डिकोड करने वाले हैं और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। आखिर क्यों हम इंसान लगातार अपने लंबे समय के बड़े लक्ष्यों को छोड़कर बस पल भर के आराम को चुनते हैं? ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल स्ट्रगल है। हमारी तुरंत की इच्छाओं और लंबे समय की भलाई के बीच हमेशा एक आंतरिक युद्ध, एक इंटरनल बैटल चलती ही रहती है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डाइव करते हैं। यहाँ हम शुड्स यानी जो हमें करना चाहिए और वांट्स यानी जो हम तुरंत चाहते हैं, उनके बीच का क्लैश देख सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना वर्सेस तुरंत आराम के लिए चुपचाप एलिवेटर ले लेना। ये दरअसल हमारे प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ के बीच का एक एवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को हम एक क्लिनिकल रोड मैप के जरिए समझेंगे। हम कवर करेंगे इम्पल्सेस वर्सेस इंड्योरिंग गोल्स, उसके बाद द न्यूरोलॉजी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फिर द बिहेवियर चेंज प्रोसेस, उसके बाद हम देखेंगे मैनेजिंग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, फॉस्टरिंग कोर इंट्रिंसिक मोटिवेशन और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर इमोशनल हेल्थ। तो चलिए अपने पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं, इम्पल्सेस वर्सेस एंड्योरिंग गोल्स यानी ह्यूमन मोटिवेशन का एक डायग्नोसिस। यहाँ हम उस कोर प्रॉब्लम को समझेंगे कि आखिर लोग अपने ही फायदे के खिलाफ काम क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रेजेंट बायस। ये इंसानों की एक ऐसी टेंडेंसी है जहां हम वर्तमान के यानी प्रेजेंट के अनुभवों की परवाह कहीं ज्यादा करते हैं। भविष्य के रिजल्ट्स हमें एब्स्ट्रैक्ट और अनिश्चित लगते हैं। सिंपल शब्दों में हमारी साइकोलॉजी दूर के फ्यूचर के मुकाबले विविडली दिखने वाले हियर एंड नाउ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। कवि वॉल्ट विटमैन ने कहा था, डू आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ? वेरी वेल देन आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ। आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। ये सिंक्रोनस एम्बिवेलेंस को दर्शाता है। एक ही वक्त पर एक ही इंसान के अंदर कई अलग अलग और बिल्कुल टकराती हुई डिजायर्स हो सकती हैं। हम एक ही वक्त में फिट भी होना चाहते हैं और आराम भी करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को समझते हैं। दूसरा सेक्शन है द न्यूरोलॉजी ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यहाँ हम ब्रेन के इंटरनल बैटल को डिकोड करेंगे। हमारे दिमाग के अंदर लगातार एक तगड़ी फाइट चल रही है। एक तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इनहिबिटरी कंट्रोल और रैशनल प्लानिंग को संभालता है, और दूसरी तरफ है बेसल ब्रेन जो बिल्कुल प्रिमोर्डियल लॉजिक और इमीडिएट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर काम करता है, यानी तुरंत आराम या बचाव। बेसिकली ये हमारे नए और पुराने दिमाग की आपस की टक्कर है। इसे ठीक से समझने के लिए मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये टेस्ट करता है काउंटर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को, यानी अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाने की क्षमता। इसने क्लियरली डिलेड ग्रेटिफिकेशन की पावर को साबित किया। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक मसल की तरह काम करता है। जितना ट्रेन करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, और डेटा बताता है कि इसका सीधा लिंक फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्दियर वेट्स और हायर एजुकेशन से है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द बिहेवियर चेंज प्रोसेस। एक इम्पल्स की लाइफ साइकिल आखिर होती क्या है? रोजाना की इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं और सस्टेन करती हैं, ये देखते हैं। प्रोसेस मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज के हिसाब से कोई भी इम्पल्स 4 स्टेप से गुजरती है। पहला, सिचुएशन यानी आसपास के हालात। दूसरा, अटेंशन यानी हमारा ध्यान किस चीज पर गया। तीसरा, अप्रेजल यानी हम उस स्थिति को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। और चौथा, रिस्पॉन्स यानी हमारा फाइनल एक्शन। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि हमारी हैबिट्स तीसरे स्टेप यानी अप्रेजल को पूरी तरह बाईपास कर देती हैं और हम बिना सोचे सीधे एक्ट कर देते हैं। और ये बिहेवियर शेप कैसे होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर इन्हीं आसपास के स्टिम्युलाई से आकार लेता है। पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमारे बिहेवियर को बढ़ाते हैं, जबकि पनिशमेंट उसे घटाता है। जब किसी एक्शन से शॉर्ट टर्म आराम मिलता है तो दिमाग उसे इंस्टेंटली रीइंफोर्स कर लेता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म गोल्स के बिल्कुल खिलाफ हो। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम ABC मॉडल ऑफ बिहेवियर को समझें। एंटीसीडेंट यानी सिचुएशन, फिर बिहेवियर और आखिर में कॉन्सिक्वेंस। जैसे सिचुएशन है एक लंबी दर्दनाक वॉक करना, बिहेवियर हुआ वॉक को छोटा कर देना,
और इसका नतीजा शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाइफ की क्वालिटी गिर जाएगी। हम प्रॉब्लम से बचने के लिए जो अवॉइडेंस बिहेवियर अपनाते हैं, अक्सर वही आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। चौथा सेक्शन है मैनेजिंग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, यानी उन कॉग्निटिव एरर्स और क्लिनिकल फैक्टर्स को पहचानना जो लगातार हमारे रैशनल थॉट्स को तबाह करते हैं। इसमें सबसे कॉमन है इमोशनल रीजनिंग। ये एक ऐसा डिस्टॉर्शन है जहां लोग अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को ही पत्थर की लकीर यानी सच मान लेते हैं। अगर फील हो रहा है कि मैं लूजर हूं, तो लगने लगता है कि मैं सच में लूजर हूं। ये टोटली फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करता है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि इमोशंस फैक्ट नहीं होते। एक और बड़ा फैक्टर है एक्टिंग आउट। ये दिमाग का एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स और डिस्टॉर्टेड थॉट्स को बोलकर या प्रोसेस करके मैनेज नहीं कर पाते, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन्हें फिजिकली एक्सप्रेस करने लगता है। यहीं से इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स शुरू हो जाते हैं। बीमारी समझ ली, तो अब सीधा इलाज की तरफ चलते हैं। 5वां सेक्शन, फॉस्टरिंग कोर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की बात करेंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का असर बिल्कुल अलग होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन सीधा अंदर से आती है, जैसे पर्सनल ग्रोथ या कॉम्पिटेंस। इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये सैटिस्फैक्शन और वेलबींग बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे पैसा, फेम या बाहरी वैलिडेशन, इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस बहुत लो होती है। ये उल्टा एंग्जाइटी और डिपेंडेंसी को बढ़ा देती है। अंदर की आग हमेशा बाहरी इनाम से लंबी चलती है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पर ज्यादा डिपेंड करना एक्चुअली खतरनाक हो सकता है। इसे दी ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी काम में नेचुरली मजा आता है और अचानक उसके लिए बाहरी टैंजिबल रिवॉर्ड्स मिलने लगे, तो धीरे धीरे वो आंतरिक मोटिवेशन पूरी तरह खत्म हो सकती है। यानी जो रिवॉर्ड मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए था, वही मोटिवेशन को खा जाता है। काइंडा आयरॉनिक, राइट? और अब आखिर में छठा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, स्ट्रैटेजीज फॉर इमोशनल हेल्थ। ये बेसिकली एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट का टूल किट है, जहां हम प्रैक्टिकल और एक्शनेबल फ्रेमवर्क्स देखेंगे। इम्पल्स और रिस्पॉन्स के बीच थोड़ा स्पेस बनाने की कुछ बेस्ट क्लिनिकल टेक्निक्स यहाँ हैं। पहली, पॉज एंड नोटिस टेक्निक। कोई भी रिएक्ट करने से पहले 60 सेकंड रुकना और बिना जज किए बस इमोशंस को नेम करना। दूसरी, इमोशनल सोर्स चेक। खुद से ये पूछना कि क्या ये फीलिंग सच में किसी रेलेवेंट वजह से आ रही है या किसी अनरिलेटेड ट्रिगर से। और तीसरा, वैलिडेशन सीकिंग साइकिल को तोड़ने के लिए अपने इंट्रिंसिक गोल्स पर पूरा फोकस डालना। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि हमें खुद के बिहेवियर का एक साइंटिस्ट बनने को कहा जा रहा है। हम अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। सिचुएशन चेंज करना, जैसे कैंडी जार को दूर रखना या टेम्पटेशन बंडलिंग यूज़ करना। एक प्री मॉर्टेम करना, यानी फैसला लेने से पहले इमेजिन करना कि ये फैसला फ्यूचर में एक डिजास्टर कैसे बन सकता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, खुद के लिए सॉफ्ट और हार्ड कमिटमेंट डिवाइसेस सेट करना। तो अब ये एक्सप्लेनर यहाँ खत्म होता है, लेकिन असली टेस्ट कल सुबह शुरू होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, कल हम अपना एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस लूप कैसे लिखेंगे? क्या वही पुरानी आदतों का लूप रिपीट होगा, या इस टूलकिट को यूज करके कुछ बेहतर और इमोशनली हेल्दी चॉइसेस ली जाएंगी? ये पावर कंप्लीटली हमारे अपने हाथ में है। छोटी चॉइसेस से ही बड़ा चेंज आता है। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।